जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, उसी में क्राउन के शासन के अंतर्गत हमारा एक्ट चल रहा था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ये हमने पढ़ा था मार्ले मिंटो सुधार। उस समय मार्ले भारत सचिव था और मिंटो जो है वो वायसराय था, इस कारण इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया था। तो हमने उस समय वो पढ़ा था, जिसमें हमने एक प्रावधान देखा था कि भारत सचिव की जो परिषद थी भारतीय सचिव की, उसमें भारतीय व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया था और वायसराय की कार्यकारिणी में भी एक व्यक्ति को सम्मिलित किया था। जो दो व्यक्ति थे, वो पहला तो था केता, ठीक है, केसी गुप्ता, और दूसरा व्यक्ति था सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी। और जो वायसराय की परिषद में जो एक व्यक्ति था ना, वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये दो ही व्यक्तियों के आप नाम याद रखिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो 1919 का भारत शासन अधिनियम है। ये क्या है, 1919 का भारत पर शासन करने के लिए अधिनियम लाया गया था। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, ठीक है। शासन अधिनियम हम पढ़ने वाले हैं, भारत शासन अधिनियम। तो ये भारत शासन अधिनियम जो 1919 पढ़ेंगे ना, उसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू था वो भारत सचिव था। ध्यान रखना, भारत सचिव जो ब्रिटेन में बैठता है, और भारत सचिव जो है उस ब्रिटेन की संसद का मंत्री हुआ करता था। इस कारण भारत सचिव जो है वो उस समय मॉन्टेग्यू था और वायसराय चेम्सफोर्ड था। जब दोनों के विचारों का सम्मिलित रूप हमें 1919 में देखने को मिलता है, तो इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया, ठीक है। तो इसी का दूसरा नाम क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो ये क्यों आया, आने के कारण क्या थे, क्या ये अंग्रेजों द्वारा स्वतः लाया गया या ऐसी कोई नौबत पड़ी जिससे भारतीय लोग, जैसे क्रांतिकारी वगैरह या कुछ आंदोलन वगैरह हुए थे। पृष्ठभूमि देखते हैं कि ये आया कैसे। तो पृष्ठभूमि देखें ना, तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत पहला तो क्या हुआ था कि 1909 में जब मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे असंतुष्ट थी। मुस्लिमों के लिए जब आपने देखा था कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, पृथक ये निर्वाचक मंडल, ध्यान रखना दो चीजें होती है, एक तो निर्वाचन क्षेत्र होता है और एक निर्वाचक मंडल, दोनों ही अलग अलग है। क्या अंतर है, निर्वाचक जो मंडल होता है उसमें केवल सीट रिजर्व रहती है, उम्मीदवार रिजर्व नहीं रहता, ना ही क्षेत्र रिजर्व रहता है। जैसे कि मुस्लिमों के लिए ये सीट रिजर्व है कि इस पर मुस्लिम ही होंगे, लेकिन उस पर वोट कोई भी कर सकता है, वो क्षेत्र कहीं भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं निर्वाचक मंडल। जबकि जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसमें सीट भी रिजर्व होती है, जैसे मुस्लिमों के लिए है, और उम्मीदवार भी रिजर्व होता है कि उम्मीदवार भी मुस्लिम ही खड़ा होगा, और जो सिर्फ वोट देगा वोटर भी रिजर्व होता है, ठीक है, वो भी जैसे मुस्लिम ही होगा। तो इस वजह से निर्वाचक, यहाँ पे मैंने निर्वाचक मंडल लिखा है ना कि निर्वाचन, ठीक है। तो 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिससे कांग्रेस असंतुष्ट थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में क्या था, असंतुष्ट था। और न सिर्फ कांग्रेस असंतुष्ट थी, बल्कि सिख, ईसाई या यूरोपियन लोग जो वो भी है ना कह रहे थे कि हमें भी है ना विशेष पृथक निर्वाचक मंडल दो। तो ऐसी परिस्थितियां जैसे भारत में धीरे धीरे आनी शुरू हुई। और न सिर्फ ये था, बल्कि 1909 में तो ये हो ही रहा था। आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। तो दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ तो उसमें बंगाल विभाजन को जो है वो रद्द कर दिया गया, जिससे भी मुस्लिम लीग नाराज थी। इससे कौन थी भाई, मुस्लिम लीग नाराज हो गई थी। फिर क्यों आपने 1911 में ही बंद, मतलब 1905 में तो विभाजन हुआ ही था, और 1911 में इस 6 साल में इसको फिर क्या कर दिया, रद्द कर दिया। फिर भी हिंदू मुस्लिम जो फूट है वो इतनी गहरी हो गई थी कि इसके बाद इनको रद्द करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद क्या था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय था, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय बनाने की जो मंशा थी मुस्लिम लीग की, वो कहीं ना कहीं असफल हो गई, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अंग्रेज कहीं बनाने नहीं दे रहे थे। इससे भी क्या था कि जो मुस्लिम लीग थी वो असंतुष्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है कि क्यों 1919 का अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लाया गया, क्या ऐसी थी कहानी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं बनने के कारण। तीसरा था कि
1911 में ही है ना, एक इटली और यूरोप के मध्य युद्ध हो रहा था। इटली और इटली और तुर्की, सॉरी, है ना, तो ये वही देश थे उधर के। इटली और तुर्की के मध्य जब युद्ध हो रहा था ना, तो तुर्की का सबसे बड़ा खलीफा पद माना जाता था, जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा धर्म गुरु होता था। तो उस समय अंग्रेजों का रवैया तुर्की के खिलाफ देखकर मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो गई। मुस्लिम लीग ही नहीं, संपूर्ण भारत के मुसलमान और जो विदेशों में भी जितने भी मुसलमान थे वो असंतुष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि तुर्की का खलीफा बहुत बड़ा धार्मिक गुरु का पद था, और आपको देखा कि अंतिम जो खलीफा था वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। फिर उसके बाद तो अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया, जिससे संपूर्ण मुस्लिम जो व्यक्ति थे वो खुद ही असंतुष्ट हो गए थे, और उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमारे लिए सही नहीं है। तो ये बन रहा था कहीं ना कहीं। और 1913 में इसके तहत है ना, और क्या हो गया कि बाल्कन युद्ध हो गया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है ना, इस बाल्कन युद्ध में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि यार भारत में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं था। मतलब बाल्कन युद्ध ही उनके लिए जीतना सबसे प्रमुख था। तो इसने भी कहीं ना कहीं भारत शासन अधिनियम 1919 को प्रभावित किया। ठीक है। और इसके तहत और क्या किया, 1913 में ही जो मुस्लिम लीग है उन्होंने कहा कि हमें भी स्वशासन चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्वशासन। तो ये मुद्दा उठा लिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं इससे अंग्रेज ज़्यादा परेशानी हो रही थी अंग्रेजों को, क्योंकि उनको देखना था कि अभी तो 1857 का विद्रोह कहीं उमड़ न पड़े। तो इससे भी, और देखो 1919 से पहले 1918 तक तो प्रथम विश्व युद्ध ही चला था। यानी 1914 से लेकर 1918 जब प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसमें भारतीय लोगों की भागीदारी चाह रहे थे कहीं ना कहीं मुस्लिम व्यक्ति के अंग्रेज। तो अंग्रेज जो है वो भारतीयों को संतुष्ट भी करेंगे। इट मीन्स भारतीय यानी कि पूरे भारत के क्षेत्र को में जितने भी वर्ग हैं उन लोगों को संतुष्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी थी। कांग्रेस को तो और ज़्यादा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में उनका सहयोग लेना था। तो कहीं ना कहीं जो प्रथम विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियां थी ना, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, तो इससे उपजी जो परिस्थितियां थी उन्होंने भी प्रभावित किया। ठीक है। तो ये था। इसके अलावा क्या हो रहा था, और देखो आप, तो पृष्ठभूमि समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी एक्ट के आने से, क्योंकि पृष्ठभूमि से पता चलता है कि उस एक्ट में क्या क्या कहा गया होगा, क्या क्या कैसे प्रावधान रखे गए होंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1916 में, यानी कि 1919 से पहले 1916 में भारत में होम रूल चल रहा था, होम रूल आंदोलन। और ये होम रूल आंदोलन कर को रहे थे, तो भारत में होम रूल आंदोलन जो है वो एन.ए. बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे भारत में। तो इस ऐसे परिस्थिति थी कि एक तरफ हमें होम रूल आंदोलन चल रहा था, जो होम रूल आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, और 1919 का भारत शासन अधिनियम देखने को मिला। इससे पहले ही, इसकी जस्ट एक साल बाद जो है ना, मतलब 1916 में होम रूल आंदोलन चला था, और 1917 में यानी 20 अगस्त 1917 में जो है वो मॉन्टेग्यू की घोषणा आती है। मॉन्टेग्यू की घोषणा आती है, जिसमें कई लुभावनी बातें कही गई। तो हम देखेंगे मॉन्टेग्यू की घोषणा क्या थी, और उसके बाद क्या था भारत शासन अधिनियम 1919 में। तो ये पृष्ठभूमि थी जिसके कारण भारत शासन अधिनियम जो है वो लाया गया, ना कि मतलब अंग्रेजों ने खुद अपनी मंशा से नहीं लाया, परिस्थितियों के कारण जो है भारतीय लोगों को संतुष्ट करने के कारण लाया गया था। तो हम देखते हैं कि 20 अगस्त 1917 को जो है वो मॉन्टेग्यू की घोषणा आती है। ठीक है। और मॉन्टेग्यू ने क्या घोषणा की भाई? मॉन्टेग्यू की घोषणा आती है, और इसी को हम कहते हैं अगस्त घोषणा, क्योंकि ये अगस्त में आई थी, इसी कारण इसको कहते हैं अगस्त घोषणा। ठीक है। तो अगस्त घोषणा कहते हैं, मॉन्टेग्यू की घोषणा वही है। तो इसमें कहा गया कि भारतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हो। पहला क्या कहा गया कि भारतीय जो प्रशासन है, तो भारतीय प्रशासन में अब भारतीयों की भागीदारी कर देनी चाहिए, क्योंकि 1919 आ गया था। 1947 के बाद तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी लाया जाएगा, उससे पहले 1935 का भारत शासन अधिनियम भी आएगा। तो कहीं ना कहीं हम आज़ादी के करीब थे, और अब हमें अंग्रेजों का शासन बिल्कुल नहीं पसंद था। इसी कारण कहा गया है कि भारतीय प्रशासन में भारतीय लोगों को भागीदारी दो, भारतीय लोगों को भागीदारी दो। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि 1919 में जो भी प्रावधान होंगे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की शक्ति में कमी करेगा, और भारतीय शक्ति जो है उसमें वृद्धि करेगा, या भारतीयों को अधिक से अधिक लाया जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि भारतीय प्रशासन में पहले भारतीय लोगों को भागीदारी दो। उनके लिए जो काफी स्वशासन की मांग चली थी, तो इनके लिए कहा गया कि हम जो है वो क्रमिक रूप से
क्रमिक रूप से भारत को स्वशासन देंगे, यानी कि एक क्रम में भारत को स्वशासन देंगे, एक साथ स्वशासन नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा कि हमें जो है क्रमिक रूप से भारत में स्वशासन देंगे, ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा कि हम क्या करेंगे, ये घोषणा, ये थी मोंटेग्यू की घोषणा। पहले 1917 में मोंटेग्यू घोषणा करेगा कि हम ये बातें मतलब करने वाले हैं। इसके बाद ना ये बनेगा भारत शासन अधिनियम 1919 बनेगा, फिर हम उसमें देखेंगे फाइनली मोंटेग्यू ने जो कहा था वो व्यवहार में आया या नहीं। तो इन्होंने कहा कि हम स्वशासन भी देंगे लेकिन क्रमिक रूप से देंगे, हम भारतीयों में जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। 3 बातें मुख्य थी कि हम भारतीयों में क्या करेंगे, उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। इसके अलावा कहा गया कि हम ये जो भी करेंगे ना, चाहे भारतीय प्रशासन में भारतीय लोगों की भागीदारी बढ़ाएंगे, तो एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। हम निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे, कहाँ किस वर्ग का प्रतिनिधित्व है, कहाँ हमें कितने व्यक्ति चुनने पड़ेंगे, हम जनसंख्या के हिसाब से रखेंगे या व्यक्ति के हिसाब से रखेंगे, इस तरीके से। तो भारतीय प्रशासन में भारतीय लोगों की भागीदारी देंगे, क्रमिक रूप से स्वशासन देंगे, उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। इसके अलावा भी ये जो करेंगे हम सरकार की मंशा से, यानी कि इसमें कहा गया कि उचित समय व सरकार के माध्यम से ये सब कार्य करेंगे। भाई उचित समय आने दो, उचित समय यानी कि हमें थोड़ा टाइम दो बनाने के लिए। ये कोई अधिकार अधिनियम होते हैं, 1-2 दिन की कहानी नहीं होती। तो उचित समय व सरकार की निर्णय से हम ये कार्य करने वाले हैं। तो 1917 में तो कहा ही, इन्हें थोड़ा समय भी दिया गया, तब तक भारत में शांति बनी रही और इसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। तो क्या इसमें मोंटेग्यू ने जो घोषणा की थी वो बातें इसमें थी? तो आइए हम देखते हैं कि थी या नहीं। तो प्रावधान देखते हैं हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर। मोंटेग्यू कौन था? जब भारत सचिव था। मोंटेग्यू कौन था? ये भारत सचिव था, और ये भारत सचिव बैठता था किसमें? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में भारत सचिव बैठता था। इसकी परिषद भी थी, 15 लोगों की परिषद, जिनको फालतू में पैसा जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता था। बाद में ना 1919 में कहा गया कि हम भारत की संचित निधि से नहीं देंगे, ये भी कहा गया। ये भारत सचिव जो था ना, ब्रिटेन की जो संसद होती थी उसमें एक मंत्री के रूप में था। ब्रिटेन की संसद में एक मंत्री था और उस मंत्री को ही भारत सचिव का पद दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो हम देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रावधान थे इसमें, जैसे कि इससे कम दिख रहा होगा, ब्लैक से लिखा है ना। 1919 में भारत शासन अधिनियम में पहला कहा गया कि जो भारत सचिव है ना, पहले तो इसी में परिवर्तन करते हैं। भारत सचिव की परिषद में परिवर्तन किया गया। भारत सचिव के कार्यों में या परिषद में क्या कर दिया गया? परिवर्तन। जिसको कैसे किया गया वो हम देखेंगे। भारत सचिव की परिषद में परिवर्तन, क्योंकि अब जो है ना ये परिवर्तन हुआ वो इनकी शक्तियों में कमी करता है। पहले हर परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं भारत सचिव और या चाहे वायसराय ले लो, उनकी कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या की वृद्धि ही करते थे, ठीक है। अधिक से अधिक अंग्रेज लोगों को प्रशासन में लाते थे। लेकिन अब जो है स्थिति ऐसी आ गई कि अधिक से अधिक अंग्रेजों को निकालेंगे और भारतीय लोगों को लाएंगे। तो भारत सचिव की परिषद में परिवर्तन किया गया, पहला ये था। दूसरा था कि केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन किया गया। केंद्र की जो कार्यकारिणी थी, केंद्र की कार्यकारिणी कौन थी भाई? वायसराय, और उसकी जो परिषद थी वो भारत में बैठती थी, ये मैंने कहा। इसीलिए तो वायसराय कौन था उस समय? चेम्सफोर्ड। तो इसकी कार्यकारिणी में परिवर्तन होगा, और मोंटेग्यू जो भारत सचिव है इसकी मतलब परिषद में भी परिवर्तन होगा। तो ये कहा गया कि केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन कुल मिलाकर इसकी शक्तियों को अब ये कम करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर कहा गया कि केंद्र की विधायिका में भी परिवर्तन होगा। फिर पहले केंद्र की विधायिका में कैसे परिवर्तन होगा वो भी हम देखेंगे। विधायिका, विधायी शक्तियों में या विधायिका, ठीक है, में परिवर्तन, ये भी हम देखेंगे कैसे परिवर्तन करेगा। क्योंकि पहले जो है ना, जो वायसराय था और उसकी परिषद थी वही भारतीयों के लिए कानून बना लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब केंद्र और प्रांत दो अलग अलग सूचियां बनाई गई। केंद्र अपने लेवल से काम करेगा और जो प्रांत है वो अपने लेवल से काम करेगा, ऐसा कहा गया।
और जो आज हम भारतीय संविधान में देखते हैं ना कि केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची या शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो 1919 के शासन के अधिनियम से नहीं लिया गया है, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लिया गया है। ये भी मैं आपको बताऊंगी जब 1935 का हम पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ एक कच्चा मतलब अभी तो ये थोड़े थोड़े कर रहे थे, इसमें संवर्ती सूची की बात नहीं थी, इसमें केवल केंद्र और प्रांतीय लेवल पर अलग अलग विषयों को बांटा गया और उसके आधार पर शासन के लिए कहा गया, क्योंकि पहले वायसराय उसकी कार्यकारिणी ही बना लेती थी, लेकिन अब जो है केंद्र की विधायिका में भी परिवर्तन कर दिया गया, जो कि अभी मैंने कहा वैसा ही। ठीक है, अब क्या हुआ कि चलो केंद्र की विधायिका में परिवर्तन हो गया, अब हम ऐसा करते हैं कि प्रांतों की परिषद में भी मतलब परिवर्तन कर देते हैं। अब क्या कहा गया कि प्रांतों की परिषद, प्रांतों की परिषदों में भी परिवर्तन, ठीक है, सब में परिवर्तन ही हुआ है यहाँ पे। तो आज तक हम है ना, आज के वीडियो में हम भारत सचिव की शक्तियों में देखेंगे, केंद्र की कार्यकारिणी में कैसे परिवर्तन हुआ वो देखेंगे, और केंद्र की विधायिका में परिवर्तन, यानी पूरा केंद्र लेवल पर क्या क्या सुधार किए गए उसको हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। देन इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि प्रांतों की परिषदों में क्या क्या परिवर्तन किया गया। और पांचवा था कि आपने देखा कि 1909 में मुसलमानों के लिए तो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन जो बच्चे कुछ ईसाई थे, सिख थे, ठीक है, पारसी थे, यूरोपीय व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा हमें भी आप क्या दो कि पृथक निर्वाचक मंडल, ना कि निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचक मंडल दो। तो इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर, और सांप्रदायिकता या हम कह सकते हैं कि चलो सांप्रदायिकता न लिखकर हम लिखते हैं, कुछ अलग वर्ड यूज करते हैं कि निर्वाचन, विशेष निर्वाचक क्षेत्र, ठीक है, विशेष निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई इसके आधार पर, है ना। तो विशेष निर्वाचक मंडलों की इसमें भी व्यवस्था की गई थी, किसमें, 1919 के भारत शासन अधिनियम में विशेष निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई थी, प्रांतीय परिषदों में परिवर्तन हो गया था। इसके अलावा और कहा गया कि जो इसमें कहा गया कि जो अखिल भारतीय व्यवस्था की गई थी, कुछ अखिल भारतीय यानी कि बहुत बड़े स्तर पर जो है वो व्यवस्था की गई थी। तो क्या कहा गया, अखिल भारतीय लेवल पर, है ना, अखिल भारतीय लेवल पर हम सुधार करेंगे, ठीक है, कुछ अच्छे प्रावधान करेंगे, कुछ बेस्ट ही करेंगे। तो ये सेकंड वीडियो में मैं और अच्छे से समझाऊंगी कि यहाँ था क्या, ठीक है। तो ये इतनी बातें हम भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत देखने वाले हैं, ठीक है, इतनी बातें हम इसके अंतर्गत देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और भी कोई सुधार होगा तो मैं अगले सेकंड पार्ट में बताऊंगी। आज जो हमारा मोटिव है वो हम देखते हैं। पहला क्या किया गया कि केंद्रीय या हम कह सकते हैं कि भारत सचिव, क्योंकि केंद्रीय लेवल पर सुधार था, ठीक है, तो भारत सचिव के परिषद में परिवर्तन, ये देखते हैं, परिषद में परिवर्तन, तो क्या था भाई, केंद्रीय या भारत सचिव की परिषद में परिवर्तन कैसा था वो हम देखते हैं। तो इसमें ना शक्तियों में कमी की गई। एक आप बात लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं इनकी शक्तियों में कमी ही की गई। अब शक्तियों में कमी कैसे की गई थी वो हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। तो जो भारत सचिव की परिषद थी उसको हमने देखा कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो भारत सचिव की परिषद में 15 सदस्य थे, ठीक है। पहले तो इन सदस्यों को ही कम किया गया, यानी कि सदस्यों को यहाँ पे कम किया जाएगा, कितने कि इन 15 में से कम जो है वो 8 सदस्य रखेंगे और अधिक से अधिक 12 सदस्य रखेंगे, यानी कि सदस्यों में कमी की गई। क्यों की गई, 1858 में जो है ना भारत सचिव का जो पद लाया गया था, उसकी परिषद का निर्माण किया गया था, तब 15 सदस्य थे और इनका जो वेतन था वो भारत के संचित निधि से दिया जाता था, बिल्कुल भारत के संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता था। तो बात क्या थी कि भारत सचिव बैठता ब्रिटेन में था और इसकी परिषद भी ब्रिटेन में बैठी थी, जो कि वहाँ के संसद के ही मेंबर हुआ करते थे, तो वो कुछ खास भारतीयों के लिए नहीं करते थे।
ये फालतू के व्यक्ति थे जिनको बहुत बड़ा पैसा जो है वो ब्रिटेन जा रहा था। इसी के कारण तो दादाभाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। तो इस वजह से फिर भारतीय लोगों ने कहा कि इन फालतू व्यक्तियों की या तो संख्या कम करो या इनको जो वेतन है आप ब्रिटेन की संचित निधि से ही दो। तो इनकी इसीलिए संख्या कम कर दी गई, 8 से 12 संख्या कम कर दी गई और इनका जो वेतन है वो भी ब्रिटेन की ब्रिटेन की संचित निधि से दिया गया, यानी कि भारत के संचित निधि से नहीं दिया गया। अगर आपसे फिर कभी क्वेश्चन पूछे कि बताओ भारत सचिव का पद कब किस अधिनियम से लाया गया था, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। और किस सपोज करो किस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि भारत सचिव का और उसकी परिषद का जो वेतन है भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, तो वो भी 1858 का भारत शासन अधिनियम था। लेकिन किस के अंतर्गत कहा गया कि हम भारत के संचित निधि से न देकर ब्रिटेन की संचित निधि से देंगे, तो वो था 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो ये था। इसके बाद भारतीय सचिवों में और कहा गया कि चलो ये 8 से 12 सदस्य होंगे ना, इसके आधे सदस्य अगर हम 8 रखेंगे तो इसके 4 सदस्य, अगर हम 12 रखते हैं तो इसके 6 सदस्य, यानी कि इसके आधे सदस्य वो व्यक्ति होंगे जो कभी न कभी दीर्घकाल तक भारत में रहे होंगे। ठीक है, दीर्घकाल तक कहाँ रहे होंगे, भारत में रहे होंगे, वैसे व्यक्ति को ही हम इसमें स्थान देंगे। ठीक है, किसमें, वायसराय ये भारत सचिव की परिषद में। ठीक, ये बात ठीक थी कि अब जो है कुछ कुल मिला के भारत को जानने वाले लोग ही थोड़े बहुत रहेंगे। फिर इनको पैसा भी ब्रिटेन की संचित निधि से दिया जा रहा था, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था। इसके बाद कहा गया कि हम जो ये भारत सचिव की परिषद है ना, उसमें 3 भारतीय लोगों को सम्मिलित करेंगे, ताकि भारतीय लोगों को भी लगे कि हम क्या है, प्रशासन में है। और असल में है ना, इन 3 भारतीय लोगों को 3 मंडल 3 एक तरह से विभाग दिए गए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम। क्या क्या दिया गया था भाई, शिक्षा विभाग दिया गया था, स्वास्थ्य विभाग दिया गया था और श्रम विभाग दिया गया था। असल में ना ये विभाग किसी काम के नहीं थे, क्योंकि इनको करने के लिए ना पैसे की जरूरत होती थी, जो कि वित्त व्यवस्था भारतीयों के हाथों में अभी तक नहीं आई थी। तो ऐसे में क्या था कि नाम मात्र कि इनको शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग दे दिया गया था, इनके लिए पैसा चाहिए होता था, जो कि था नहीं। तो भारत सचिव की परिषद में केंद्रीय लेवल पर ये सुधार अच्छे से देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं केंद्रीय लेवल कार्यकारिणी में परिवर्तन। वायसराय की कार्यकारिणी में परिवर्तन या सुधार, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए तो सुधार ही था और उनके लिए परिवर्तन था। तो वायसराय की कार्यकारिणी में क्या परिवर्तन था वो हम देखते थे। तो पहले क्या होता था कि एक वायसराय होता था प्लस उसके 8 सदस्य होते थे, इस तरीके की व्यवस्था थी। और जो वायसराय और उसकी परिषद ही है ना, भारत के लिए कोई भी कानून बनाना है तो केवल वायसराय उसकी परिषद ही बनाती थी। तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार किया गया कि ठीक है, वायसराय और उसकी परिषद तो रहेगी, और इनके वायसराय और उनकी परिषद को जो पैसा है वो तो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, क्योंकि ये भारत के लिए काम कर रही थी। तो ये भी ठीक था। दूसरा था कि जो ये था ना कि कोई भी भारतीय जो कानून है वो वायसराय और उसकी परिषद ही कर लेती थी। तो यहाँ थोड़ा सुधार किया गया कि शक्तियों का बंटवारा होगा। अब क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा। शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा कि केंद्र और प्रांत 2 अलग अलग सूचियां बनाई जाएगी। केंद्र के लिए अलग सूची, केंद्र के विषय अलग, और केंद्र, ठीक है, और प्रांत के लिए या प्रांतीय सूची, इनके लिए अलग विषय होंगे। जो केंद्र के लिए है ना, ये दिए गए राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय थे, यानी कि केंद्र के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषय सम्मिलित किए गए थे, है ना, राष्ट्रीय महत्व के विषय सम्मिलित किए गए। और प्रांत के लिए थे स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषय जो है वो प्रांत के लिए थे। तो हम कुछ विषयों को देखते हैं कि कैसे जो है केंद्र के लिए थे और प्रांत के लिए थे। तो केंद्र के लिए जो स्थानीय महत्व राष्ट्रीय महत्व के विषय थे ना, जैसे हम देख सकते हैं विदेशी मामले हो गए, ठीक है, विदेशी मामले या संचार, डाक तार विभाग, या जितने भी विदेशों में घूमना हो, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के मामले थे वो इसमें आ जाते हैं। विदेशी मामले, पहला क्या था, विदेशी मामले थे। दूसरा था कि डाक तार,
क्योंकि डाक तार उनके हाथों में रहेगी। पता चला कि गड़बड़ी हो जाती है ना, तो डाक तार जैसा बड़ा जो मामला है वो भी राष्ट्रीय महत्व का था, विदेशी मामले थे, और कहीं किसी से संधि करना हो, समझौते करना हो, संधि या समझौता या युद्ध, ये सभी जो विषय थे ना, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के, वो केंद्र को सौंप दिए गए। और स्थानीय स्वशासन के विषय थे, जैसे कि श्रम, जैसे कि स्वास्थ्य, ठीक है, जैसे कि पुलिस, जैसे कि शिक्षा, ऐसे कई विषय जो है वो स्थानीय स्वशासन को सौंप दिए गए। तभी जो है वो हम केंद्रीय और प्रांतीय सूची देखते हैं, वो तो ली गई थी 1935 के अधिनियम से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो केंद्र और प्रांतों में इस तरीके से सुधार किया गया था, शक्तियों का बंटवारा किया गया था, वायसराय की कार्यकारिणी में इस तरीके से परिवर्तन हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे लेवल के ये परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। तीसरा प्रावधान हम पढ़ते हैं 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। अब केंद्र की विधायिका में परिवर्तन होगा। तीसरा क्या होगा, केंद्र की विधायिका जो विधि निर्माण करती है ना, उस विधायिका में परिवर्तन हुआ। अब केंद्र की विधायिका में परिवर्तन होगा, इसमें ना शक्तियों को बंटवारा किया गया, यानी कि केंद्र की विधायिका में, जैसे कि आज हम देखते हैं ना कि हमारे क्षेत्र पर क्या होता है कि आज हम देखते हैं कि केंद्र में जो संसद है उसके 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो वैसे कोई लोकसभा राज्यसभा तो नहीं थी, लेकिन वहां पर भी 2 सदन थे। तो वो 2 सदन कौन कौन से थे भाई? 2 सदन थे, एक तो था राज्य परिषद और एक थी केंद्रीय परिषद। राज्य परिषद जिसको आज राज्यसभा कहते थे, और उस समय थी एक केंद्रीय परिषद, केंद्रीय विधान परिषद बोलते हैं, केंद्रीय परिषद, जो कि आज हम उसको लोकसभा बोल सकते हैं। तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद इस तरीके से था। तो उस समय क्या था कि राज्य परिषद में ना 60 व्यक्ति होते थे, राज्य परिषद में 60 व्यक्ति होते थे, और इसमें से है ना 26 तो मनोनीत होते थे और 34 निर्वाचित होते थे। ये 26 कौन होते थे भाई? मनोनीत वाले व्यक्ति, ठीक है, और 34 ये निर्वाचित होते थे। ये आंकड़ा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इन 34 निर्वाचित क्षेत्रों का भी विभाजन किया गया था। 34 में है ना, ये इस तरीके से था कि 20 सदस्य तो सामान्य निर्वाचन से होंगे, 10 सदस्य जो है मुस्लिम जो बहुलक क्षेत्र उनके लिए दिया गया था ना वो होंगे, और इसके अलावा जो 3 सदस्य सिखों के लिए होंगे, और एक जो है वो यूरोपियन यूनियन होंगे। यानी 20 सामान्य निर्वाचन क्षेत्र जिससे कोई भी आ सकता है, 10 मुस्लिम पृथक निर्वाचन, ठीक है, पृथक मंडल के लिए जो रिजर्व थी वो सीटें थी, 3 जो है वो सिखों के लिए, और एक जो है वो यूरोपियन व्यक्तियों के लिए, ठीक है। देखते हैं केंद्रीय परिषद, इसमें कितने सदस्य थे? इसमें कुल 143 व्यक्ति थे, यानी कि केंद्रीय परिषद में 143 व्यक्ति थे, और इनके लिए भी बंटवारा था, इनकी सीटों का भी रिजर्व था, जो कि आज मतलब आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको वो भी याद रखना है। इसमें थे 40 मनोनीत सदस्य, इसमें 40 व्यक्ति जो है वो मनोनीत रूप से आते थे, और 103 जो व्यक्ति थे ना, 103 व्यक्ति, ये इनका निर्वाचन होता था, निर्वाचन। 103 व्यक्तियों का जब निर्वाचन होगा ना, तो इसमें से इस तरीके से था कि 51 सदस्य जो है, दिख रहा होगा आपको, 51 सदस्य आएंगे सामान्य निर्वाचन से, ठीक है, 51 सदस्य सामान्य निर्वाचन से आएंगे। इसके अलावा 30 सदस्य जो है वो मुस्लिम बहुलक क्षेत्र से आएंगे, और इसके अलावा 2 सदस्य सिखों से, और 20 सदस्य जो है वो विशेष निर्वाचन क्षेत्र से, विशेष निर्वाचन क्षेत्र से। अब देखना, इन 20 विशेष निर्वाचन क्षेत्र से भी मतलब अगर देखें तो जमींदारों के लिए थी, ठीक है, वाणिज्यों के लिए थी, और यूरोपियन व्यक्तियों के लिए थी, वही, ठीक है, जैसे कि ये सामान्य के लिए हो गई, ये मुस्लिम के लिए हो गई, सिखों के लिए हो गई। तो
इन विशेष निर्वाचन क्षेत्र में भी यूरोपीय व्यक्ति थे, उनके लिए 9 सीटें थी, ठीक है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यूरोपियन व्यक्ति थे, जमींदार थे, उनके लिए 4 सीटें थी। और इसके लिए वाणिज्यक थे, तो वाणिज्यक के लिए 4 कर सकते हैं, और बच्ची जो 7 सीटें हैं वो जमींदारों के लिए थी। तो इस तरीके से ये सीटों का रिजर्वेशन था। तो इतने डीप में आपको याद होना चाहिए कि केंद्र की विधायिका में क्या क्या परिवर्तन किया गया। इसमें दो तरह के सदन थे, राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद। तो राज्य परिषद में 60 व्यक्ति थे, 26 मनोनीत, 34 निर्वाचित। इन 34 में से 20 सामान्य, 10 मुस्लिम पृथक क्षेत्र से आएंगे, और 3 सिखों से, और 1 यूरोपियन व्यक्तियों के लिए सेफ थी। और अब ये देखो, सामान्य के लिए तो ठीक है, मुस्लिमों के लिए 1909 में व्यवस्था कर दी गई, और सिखों और यूरोपियन व्यक्तियों के लिए 1919 में व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। तभी तो हम कहते हैं कि इसके जस्ट बाद अगले वीडियो में सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि प्रांत में किस तरीके से परिवर्तन था। इसके साथ ही जो सिखों यूरोपियनों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी वो क्या थी, वो देखेंगे। और तो इसमें 2 सदन से, राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद। राज्य परिषद में 60 व्यक्ति, 26 मनोनीत और 34 निर्वाचित, ठीक है, ये था। और केंद्रीय परिषद में 143 थे, जिसमें 40 मनोनीत थे और 103 जो है निर्वाचक थे, यानी कि निर्वाचन होता था इनका। 51 पर सामान्य थी, 30 पर मुस्लिम, 2 पर सिख, 20 पर विशेष निर्वाचन क्षेत्र, और विशेष में भी 9, 7 और 4 का आंकड़ा ध्यान रखना है, यूरोपियन, जमींदार और वाणिज्य। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, ठीक है। हमें तो पढ़ाई के मजा आ जाता है, मस्त लगता है एकदम।